युवा की आवाज हो, बेरोजगार की आवाज हो, चाहे वो इस मौजूदा सरकार ने जो अग्निपथ एक योजना लाई थी चाहे उसके खिलाफ हो, बहन जी ने पूरी आवाज मजबूती के साथ उठाई और अपने 3000 से ज्यादा साथियों ने गिरफ्तारी दी। इस मजबूत आवाज को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ बहन एडवोकेट बबीता यादव जी। बहुत ही सम्मानीय आदरणीय सौम्य रसोला जी, सम्मानित मंच, मेरी माताएं और बहनें और सभी बुजुर्ग, छोटे भाई और बहन, छोटे छोटे प्यारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता यादव एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति में आई। 2020 में जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने IAS की तैयारी करने वाले बच्चे या और एग्जाम की जितनी भी तैयारी करने वाले जो बच्चे थे उनके एग्जाम मिड कोविड में करवाए ताकि एग्जाम ही ना दे सकें। किसी के घर में कोई क्वारंटाइन था, किसी को कोविड हो रहा था या किसी को पढ़ने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि IAS की तैयारी जो करते हैं वो पहले से सिलेक्टेड भी होते हैं। तो उस दौरान जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि 24/7 वो स्टेशन पे ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं सकते स्टेशन को, तो तैयारी भी नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे जो सिलेक्टेड लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, जिसमें वो सब एक आंदोलन के लिए आए। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, मुखर्जी नगर से ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई। उसमें जितने भी पेपर आउट के इश्यूज थे, अग्निपथ की योजना शुरू की, उन सब का हमने विरोध किया। बहुत जो तानाशाही सरकार है उसके हमने डंडे भी खाए, बहुत बार डिटेन भी हुए, जेल भी गए। लेकिन जब हम ने सोचा कि इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, इस आंदोलन में आने के बाद पता चला कि उस ब्यूरोक्रेसी की कोई पावर नहीं है, वो तो सरकार के लिए एक सिस्टम है। अगर इस देश को चलाना है और लास्ट व्यक्ति तक एक अधिकार जो है वो पहुंचाने हैं तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में जो है वो जाएगा कौन और कैसे आपकी एंट्री होगी, क्योंकि राजनीति में तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो पार्टियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बन चुकी है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप देख लो किसी भी सीट पर उसी के बाप दादा बन के आए थे, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा। आम नागरिक चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे उसने समाज का कितना भी काम कर दिया हो, चाहे उसने अपना सब कुछ समाज के लिए दान कर दिया हो, लेकिन उसकी राजनीति में इन पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू जो है वो एंट्री नहीं हो सकती। तब हमने ये जो मैंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी थी और उसमें मैं जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसमें मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर थी और मैं इसलिए कांग्रेस में शामिल हुई थी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो उसका जो एक वो जब बनाते हैं किसी पार्टी को, जो सिद्धांत होते हैं गांधीवादी सिद्धांत, उनके आधार पर उनसे मैं काफी मुझे प्रभावित थी। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने और कहा कि वो महिला न्याय देंगे, वो किसान न्याय देंगे, वो युवाओं को न्याय देंगे, तो मेरे को लगा कि शायद इस देश में कोई क्रांति आने वाली है और युवाओं के लिए भी मौके आने वाले हैं कि इस देश के वो भाग्य विधाता बन सकते हैं। और जो सच में जो संविधान कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, उस संविधान को का जो लाभ है वो आम नागरिक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब इन पार्टियों की जब टिकट बटे तो पता चला कि ये तो सिर्फ घोषणाएं हैं, घोषणा ही रह जाती हैं, रियल में जो है वो धरातल पर लागू नहीं होती है। तो फिर मैंने लोकसभा के इलेक्शन जो है वो दूसरी एक छोटी पार्टी से लड़े। ऐसे ही वही सेम घटना जो है आदरणीय सौम्य रसोला जी जो है उनके साथ हुई। उन्होंने इतने समाज के काम किए, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो पता लगा कि उन्होंने तो इतने काम उन्होंने किए कि शायद एक MLA MP ने भी आपके क्षेत्र में नहीं किए होंगे। जब वो कुछ नहीं होते वो इतना काम कर सकते हैं, तो अगर एक जनता की जो ताकत विधानसभा में बैठकर उनको मिल जाएगी तो इस क्षेत्र की काया पलट सकते हैं। तब मेरे को लगा कि असली टिकट जो है वो इन पार्टियों के पास नहीं है। इन्होंने तो अपने एक पेटेंट कर रखा है चीजों पर। असली जो पावर है, जो संविधान का जो मतलब है वो है कि जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए होंगे, जनता की सेवा करेंगे और जनता के लिए चुने जाएंगे। तो असली टिकट जो है वो जनता के पास है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि अच्छे लोग अगर राजनीति में ले गए तो बुरे लोग राज करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति में भेजेगा कौन, उसके लिए है जनता। और जनता को क्रांति करनी पड़ेगी कि जब पार्टियां हैं वो अच्छे लोगों को टिकट ना दें, ऐसे लोगों को टिकट ना दें जनता के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने अपने टिकट से जो है अपने लोगों को, अच्छे लोगों को जो समाज के काम करेंगे और हमेशा अवेलेबल रहेंगे, उनको जो है विधानसभाओं में भेजना है। तो इसी वजह से फिर मेरे को लगा कि आज उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हो कि ये जो जितने भी जो पुराने लोग जो बैठे हैं, जो करप्ट और भ्रष्टाचारी हैं, जो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, पार्टियों के लिए टिकट लेकर जो विधानसभाओं में जाते हैं, फिर अपना एक पॉलिटिकल बिजनेस करते हैं वहाँ पर, तो इनको हटाना है। और इस बार आपके जनता के जो प्रतिनिधि है सौम्य रसोला जी, जिनका जो चुनाव चिन्ह है
वो ये रूम कूलर है उसको दिखा के आपको भेजना है। फिर आप देखना कि आपके हल्के की जो तस्वीर है वो कैसे बदलती है। बारडा बहुत पिछड़े क्षेत्रों में आता है, लेकिन आदरणीय अंकल जी ने जो काम किए हैं वो उन्होंने बिना कुछ फर्क रहते हुए किए हैं। तो एक बार इन्हें अपनी जनता की अपने वोट की ताकत देके आप वहाँ पर भेजें। फिर आप देखना कि जो बारडा हल्का है हरियाणा में नंबर 1 बनेगा। जैसे रोहतक का नाम लेते हैं, जैसे और गुड़गांव फरीदाबाद का नाम लेते हैं, ऐसे बारडा हल्के का नाम लेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री भी आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इनका मैं घोषणा पत्र पढ़ रही थी तो उन्होंने उसमें लिखा कि एक्शन प्लान, ये घोषणा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेरे को नहीं भी भेजोगे तब भी मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो ये होता है असली जो मतलब जो जनप्रतिनिधित्व होता है वो उसको किसी पावर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक लोकतंत्र बना हुआ है तो वहाँ पर जाने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं भी बनूंगा तब भी इनको मैं लागू करूंगा, और पहले मैंने करके दिखाया है। तो इसलिए आप उनको एक अपनी ताकत आपको देनी है ताकि वो उन सब चीजों को जो है पर लागू कर सके। उन्होंने लड़कियों के लिए इतने काम किए हैं। एक कॉलेज है उसमें उन्होंने 4 बसें लगवाई, उन्होंने ई-लाइब्रेरी लड़कियों की लिखवाई, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम के शौचालय बनवाए। अभी उन्होंने कहा है कि वो हर गांव में IAS IPS की जो तैयारी है बच्चों को निःशुल्क करवाएंगे। इससे बड़ा, शिक्षा से बड़ा कोई भी दान इस देश में नहीं है। आप किसी को पैसा दे दो, किसी को अपनी जमीन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अगर शिक्षा का दान किसी ने दे दिया तो उससे बड़ा महायोद्धा हमारे भी कोई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। इसलिए आज मेरी माताएं और बहनें अगर जो यहाँ पर बैठी हैं और मैं भी यहाँ पर पहुंची हूँ तो मैं किसी राजशाही खानदान से नहीं हूँ। सिर्फ शिक्षा के दम पर ही मेरे पिता ने मेरे को शिक्षा दिलवाई, कुछ भी करके उसके दम पर आज मैं यहाँ पर हूँ। और देश की सबसे बड़ी जो अदालत है उसमें बैठती हूँ। देश की सबसे बड़ी पार्टी में मैंने काम किया है। देश के लोकसभा संसद का जो चुनाव लड़ा है और इन तानाशाही सरकारों से लड़ने का मैंने काम किया है। तो वो जो ताकत है वो वहीं से आई। और आज ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी 10 साल से आप देखो कि महिलाओं के सम्मान की खातिर अगर इसने क्या किया है। 2012 में नींदा कांड हुआ था, पूरा देश ही गया था और उसके बाद वर्मा कमेटी बनी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बंदोबस्त किए गए। लेकिन अब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। अब मणिपुर देख लो, चाहे MP देख लो, चाहे पंजाबला में उस लड़की को रोड पर पूरी रात मतलब उसके तीसरे बदन से नहीं मतलब खाल जो है वो नहीं उतरी जब तक उसको पूरी रात घुमाया गया। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का जो प्रतिनिधि है वहां तक नहीं पहुंचा और ये देश नहीं हिला जब महिलाएं नंगी घूमती हैं। पूरा समाज मिलकर महिलाओं को नंगा घुमा रहा है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकार जानने की जरूरत है। किसी दार्शनिक ने कहा है कि किसी देश में सत्य की क्रांति तब होगी जब महिलाओं को अपने अधिकार पता चलेंगे। और अब महिलाएं, मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं वो इतनी जागरूक है कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है और कौन उनके जो हक है उसकी आवाज उठा सकता है। उसके लिए वो आज यहाँ पर आई है। इसलिए आप ऐसे अपने प्रतिनिधित्व को संसद में भेजो कि जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो उनकी पे किसान आंदोलन के दौरान जो लाठियां पड़ी है उन सब का बदला चुकाया जा सके। और यही मेरा अनुरोध है कि गोविंद अंकल जी को आप एक बार यहाँ से जिताकर भेजो। आप एक मौका तो इस क्षेत्र की जो है वो तस्वीर बदल के रख देंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।